Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about variation in atomic radii. Variation in atomic radii in periodic table. इसका मतलब ये होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से वेरी करेगी जब हम अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप हम मूव करेंगे। जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तब क्या होगा, जब हम अलोंग द ग्रुप्स आएंगे तब उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से वेरी करेगी। तो हमने अपनी जो लास्ट वीडियो में जो 3 मेन फैक्टर्स देखे थे, हमने फिर से उन्हीं 3 मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर थे वो? न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो हमने एग्जैक्टली उन्हीं 3 इफेक्ट्स को कंसीडर करना है। तो सबसे फर्स्ट हम कर रहे हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप, ठीक है। हम एटॉमिक रेडियाई में चेंज पढ़ रहे हैं जब हम मूव करेंगे अलोंग द ग्रुप। तो अब हमें पता है कि भाई जब हम अलोंग द ग्रुप आएंगे, मतलब कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब क्या होगा बेटा, तब जो साइज होगा, साइज में चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें चेंज होगी। तो देखो, when we move along the group then number of shell, या एक ही चीज करते हैं, then nuclear charge increases, है ना। ये जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो साइज शुड बी, हम शुड का मेंशन कर रहे हैं बेटा कि हमारे अकॉर्डिंग तो भाई ये होना चाहिए। होता क्या है वो बाद में, है ना, पहले हम सारे के सारे व्यूज देखेंगे। तो इस व्यू से तो लग रहा है कि भाई साइज डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, साइज शुड बी डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज डिक्रीज हो जाना चाहिए। अब जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते तब नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। जैसे लिथियम में 2 शेल्स हैं, फिर सोडियम में 3 हो गए, पोटाशियम में 4 हो गए, रूबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम में 7 हो गए। तो मतलब कि जब डाउन द ग्रुप आए तब नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, तो जो सेल की संख्या होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी। सो साइज शुड बी इंक्रीज। अगर इसकी बात मानो तो साइज क्या होना चाहिए बेटा, इंक्रीज होना चाहिए। मतलब कि जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। एक कह रहा है कि भाई प्रोटॉन बढ़े हैं तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ शेल्स बढ़ी हैं तो साइज भी बढ़ना चाहिए। अब जो तीसरा जो मेन है वो आ गया हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जो शील्डिंग कांस्टेंट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये बताओ जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा तो जो शील्डिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता था, तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, लगातार इंक्रीज होंगे। और जब इनर इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। मतलब कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज को बहुत कम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द शील्डिंग कांस्टेंट, है ना। तो जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब कि वो दूर शिफ्ट हो जाएंगे और साइज स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक है, तो शील्डिंग कांस्टेंट increases due to increasing the inner electrons and thus the outermost electron and thus
the outermost electrons do not experience the nuclear charge. Do not experience the nuclear charge completely. So size should be increased. So size should be increased. तो अब हमारे पास ये 3 फैक्टर हो गई। एक फैक्टर तो कह रहा था कि डिक्रीज होगा, जबकि 2 फैक्टर्स कह रहे हैं इंक्रीज। तो कहते हैं कि जो इन तीनों का जो नेट इफेक्ट होगा, वो नेट इफेक्ट क्या कहता है कि साइज मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, तो ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इन तीनों का कंक्लूजन क्या निकला? सो द नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, net effective nuclear charge along the group decreases. So size must be increased. ठीक है, इसलिए जो साइज होगा वो मस्ट बी इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, एक ही ग्रुप से हैं और डाउन द ग्रुप है। तो जो सीजियम है वो सबसे नीचे है और जो लिथियम है वो सबसे ऊपर है इनमें से। तो इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होगा, वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर पोटाशियम का, और सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा बेटा? लिथियम का साइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा। और भी ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं नोबल गैसेस की भी बात करूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। ठीक है, रेडोन रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये भी क्या कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब ड्यू टू डिक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज शुड बी इंक्रीज, और वो साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। बट इसके अलावा एक्सेप्शंस हैं, वही एक्सेप्शन जो कि आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे कि हमेशा साइज बढ़ेगा। दूसरी बात कि जो साइज बढ़ता है कि क्या वो कांस्टेंट बढ़ेगा? लिथियम से सोडियम पे आए तो मैं जितना साइज बढ़ा तो क्या सोडियम से पोटेशियम पे भी उतना साइज बढ़ेगा, या फिर ये जो वेरिएशन है ये वो कम ज्यादा हो जाता है? और कम ज्यादा कहां पर होता है वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप पे कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, तो वो एक्सेप्शंस हमने ध्यान में रखने हैं कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस है और वो एक्सेप्शंस हमें कहां पर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम एंड गैलियम। ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम की, तो क्या होगा भी? कौन सी फैमिली है ये? बोरोन फैमिली है ना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो कुछ ऐसा होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जर्नल बिहेवियर क्या कहता है कि सबसे छोटा साइज होगा बोरोन का, फिर होगा एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का और बड़ा, इंडियम का और बड़ा और थैलियम का सबसे बड़ा। बट एक्चुअल में होता क्या है कि गैलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम। व्हाट इज द पॉसिबल कोज? ये तो जो हमने पढ़ा था उसके बिल्कुल उल्टा ही हो गया ना। मतलब कि अगर हमने ये एक्सेप्शंस नहीं पढ़ा तो एग्जाम में कंफर्म गलत करके आएंगे। और ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द पॉसिबल कोज? ये नहीं कि ये लॉजिक यहीं पर लगता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उस केस में भाई ठीक है साइज तो जर्मेनियम का ही बड़ा होता है, बट वो लगभग सिलिकॉन के जैसा ही होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में फॉस्फोरस और आर्सेनिक, तो वहां पर भी बिल्कुल सेम कि जो आर्सेनिक का साइज है वो अप्रोच करता है फॉस्फोरस को। मतलब कि इन दोनों का जो साइज का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसी क्या बात है कि भाई यहाँ पर जो साइज का डिफरेंस है वो साइज का डिफरेंस इतना कम हो गया? तो कोई बात नहीं, हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अब जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है ना। इसमें 18 ऐड करूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर 31 हो गया। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6
और 3s2 3p1। क्लियर है? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p में ही है, यहां पर 3 शेल थी, यहां पर 4 शेल हो गई है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज क्या है, द इनर इलेक्ट्रॉन्स। द इनर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s subshell, and here the inner electron is present in d subshell, and we know that d subshell has very poor shielding effect than s, कि जो डी सबशेल का जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो एस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मतलब कि जो डी सबशेल है डू नॉट शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, की जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को शील्ड कर ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाता है। मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा और वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और साइज रिड्यूस हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो एस में है और एस की जो शेप होती है स्फेरिकल होती है, मतलब कि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होता है और इसकी वजह से इट शील्ड द न्यूक्लियस वेरी इफेक्टिवली। ये जो एस होगा ये न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से शील्ड कर लेगा, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है विच आर लाई इन पी सबशेल डू नॉट एक्सपीरियंस द मच न्यूक्लियर चार्ज, और वो इतना न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जो साइज होगा इसका लार्ज हो जाएगा। तो समझ में आई बात कि गैलियम का जो साइज होता है वो छोटा क्यों हो जाता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल इलेक्ट्रॉन। डी सबशेल इलेक्ट्रॉन, जो डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लार्जर न्यूक्लियर चार्ज, लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इस वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे और उनका जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। याद रह जाएगा ना। तो ये आपको एक्सेप्शन कहां पर मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ सेल में या पीरियड में कह सकते हो। थर्ड पीरियड से जब हम फोर्थ पीरियड पे आएंगे, या तो फोर्थ पीरियड का साइज छोटा होगा, और वो छोटा सिर्फ एक केस में होता है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं बता रहा हूं, एल्यूमिनियम और गैलियम में। और बाकी सब में क्या होता है, इन दोनों का जो साइज है वो नियरली सेम होता है, जो इंक्रीमेंट होना चाहिए उतना इंक्रीमेंट नहीं होता। और सिंपल सा लॉजिक आप क्या लिख के आओगे, ड्यू टू इनइफेक्टिव या इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ए लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक एक्सेप्शन और दिखाई देता है। सोचिए देखो, अब एक एक्सेप्शन और कहां पर होगा, ये एक्सेप्शन तो हो गया। अब जो सेकंड एक्सेप्शन है वो कहां पर दिखाई देगा हमें, बिल्कुल सिंपल सा है। वो जो सेकंड एक्सेप्शन है वो दिखाई देगा फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के अंदर। मतलब अगर मैं इसी ग्रुप की बात करूं तो क्या था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दिस इज सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो जो इंडियम और जो थैलियम है, थैलियम का साइज ही बड़ा होता है, बट कितना मुश्किल से 2 या 3 पिकोमीटर। मतलब कि कह सकते हो कि जो साइज है यहाँ पर 40 से 50 पिकोमीटर बढ़ रहा था, यहाँ पर साइज बिल्कुल लगभग कांस्टेंट हो गया, ओनली इंक्रीज 2 और 3 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई एट थैलियम द साइज इंक्रीज्ड ए वेरी स्मॉल। जो साइज इंक्रीज हुआ वो इतना स्मॉल क्यों इंक्रीज हुआ, वो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो वही 6th पीरियड में ऐसा क्या हो जाता है, बिकॉज एट 6th पीरियड देयर इज एन एंट्री ऑफ एफ सबशेल या एफ ऑर्बिट, है ना। तो सेकंड एक्सेप्शन हमें कहां पर दिखाई देगा बेटा, एट 6th पीरियड। मतलब ये क्या कहता है कि 6th पीरियड एलिमेंट्स आर नियरली सेम साइज। नियरली कह रहा है, सेम नहीं होती, एक्चुअल में बड़ी ही होती है, ठीक है, बट लगभग इक्वल सी होती है। नियरली सेम टू 5th पीरियड एलिमेंट्स, टू 5th पीरियड
जो 6 पीरियड जो एलिमेंट है उनका जो साइज होगा वो लगभग 5th पीरियड एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो अब ये क्यों, अभी नंबर ऑफ शेल तो बड़ी है ना, तो यहां पर क्या होगा, बिकॉज इन 6 पीरियड एलिमेंट्स देयर इज ए एंट्री ऑफ f ऑर्बिटल। वहां पर एंट्री किसकी हो गई, f ऑर्बिटल की, जबकि जो 5th ऑर्बिटल है उसमें इनर इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, d ऑर्बिटल। और f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग पावर होती है वो कैसी होती है बेटा, वेरी वेरी पुअर, है ना। हमने पढ़ा था कि जो f की होती है उसकी शील्डिंग पावर सबसे वीक होती है, मतलब कि जो f ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड ही नहीं कर पाएंगे, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये दो असम्पशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है। अगर ये समझ में आ गई तो फिर कहीं पर भी साइज के ऊपर मार नहीं खाओगे। दिमाग में ये जो 3 कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ शेल, और थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा अलोंग द पीरियड, कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। When we move along the period, then how atomic radii vary। ठीक है, along the period, along the period। तो when we move along the period, the atomic radii is regularly decreases। ठीक है, when we move along the period, the atomic radii regularly decreases। ठीक है, और उसका रीजन क्या होगा, और ये रेगुलरली डिक्रीज बेटा सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, एस एंड पी सेक्शन, मतलब कि मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं डी की क्यों बात नहीं कर रहा हूं, वो देखेंगे। एस और पी सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तब जो कहता है कि साइज क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट बात क्या थी, एटॉमिक नंबर। तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो अलोंग द पीरियड the number of protons thus nuclear charge increases, so size should be reduced। तो साइज क्या होना चाहिए बेटा, रिड्यूस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ गए, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, ये देखो। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ सेल्स सेम, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। So size should not be increased। जब सेल्स ही नहीं बढ़ी तो साइज भी should not be increase, साइज भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जब हम क्या करते हैं, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में एंट्री करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में एंट्री करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन भाई आउटर मोस्ट सेल में जा रहा है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है, और जो शील्डिंग कांस्टेंट है, ये नहीं कि भाई आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बट ना के बराबर, मतलब कि जनरली हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कहता है कि जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो नियरली सेम ही रहेगा, नियरली कह रहा हूं, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़े हैं, रिपल्शन तो होगा ही होगा, उसमें कुछ शील्ड तो होगा ही होगा। तो कह रहा है कि नियरली बहुत कम बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल में ऐड होते हैं तब बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो क्या कहता है कि जब हम अलोंग द किस में चल रहे हैं, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो ना के बराबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि अलोंग द पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट
नियरली रिमेन कांस्टेंट, नियरली रिमेन कांस्टेंट। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, और जब वो शील्डिंग इफेक्ट लगभग कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, सो साइज शुड नॉट बी इंक्रीज, शुड नॉट बी इंक्रीज। जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो जब साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, ये वाला भी कह रहा है साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, और फर्स्ट वाला कह रहा है कि जो साइज है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा कि जो टोटल इफेक्ट होगा वो क्या कहता है कि जो साइज होगा वो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो जो टोटल नेट इफेक्ट है, तो नेट इफेक्ट क्या कह रहा है, सो या हैंस साइज शुड बी रिड्यूस, साइज शुड बी रिड्यूस। जो साइज होगा वो रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या सकते हो कि मस्ट बी रिड्यूस, जो साइज है वो रिड्यूस होगा ही होगा, तो जो साइज है वो डिक्रीज होगा ही होगा। सिंपल बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमने यहाँ पर बात करी थी एस और पी शब्द शैल की, अब हम बात कर लेते हैं कि डी शब्द शैल में ऐसा क्या होता है। क्या जब हम अलोंग द ट्रांजिशन एलिमेंट अलोंग द सीरीज मूव करते हैं तो क्या उनका साइज डिक्रीज नहीं होता है? क्या ना हमने कि ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ किस केस में दिखाई देता है, एस और पी वाले केस में। तो जब हम अलोंग द ट्रांजिशन एलिमेंट मूव करेंगे तब वहां पर हमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई भी गलती होने के चांसेस होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब हम कहां पर मूव कर रहे हैं, अलोंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अलोंग द ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा क्या होता है, तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे अच्छी बात क्या थी, मतलब सबसे डिफरेंट बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर एंट्री करते हैं। जैसे मान लेता हूं ये फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल होगी, थर्ड सेल होगी, फोर्थ सेल होगी। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 जनरली 4s2 हो गए ना, आउटर मोस्ट में 4s2, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करते हैं, 3d में। ठीक है, मैं अपने ले लेता हूं एलिमेंट कौन कौन से थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये हमारे पास हमारे टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। और जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी सबसे अलग बात क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट में नहीं जाते, वे आउटर मोस्ट में 2 फिक्स हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किसके अंदर जाते हैं, इनर शेल में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम में क्या होता है, 3d1, 3d2, 3d3, 3d5 है ना, एक्सेप्शन होता है कोई बात नहीं, 3d5, ठीक है, 3d6, 3d7, 3d8 हमने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो अब क्या है कि भाई स्टार्टिंग में क्या होगा, अब यहाँ पर 2 इफेक्ट काम करेंगे। नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट हो गई, तो 2 इफेक्ट कौन कौन से हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और दूसरा हो गया बेटा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा हो गया शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो अब देखो, अब जब अलोंग द मैं सीरीज जा रहा हूं, मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, वो 1 इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड हो रहे हैं, इनर शेल में। मतलब कि इनर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो कहता है कि जैसे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, उसी हिसाब से प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। तो कहता है कि जब स्टार्टिंग में इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे, स्टार्टिंग में इनर इलेक्ट्रॉन्स मतलब कह सकते हैं क्रोमियम या मैग्नीज तक जब इनर इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तब वहां पर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज था वो शील्डिंग कांस्टेंट से पावरफुल होता है। शील्डिंग कांस्टेंट से जड़ क्या होता है, पावरफुल है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए जो साइज है वो लगातार डिक्रीज होगा। बट जैसे ही हम हाफ के आगे मूव करते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल पे जब हम पहुंचते हैं, तब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि लगभग कहां तक, निकल तक, लगभग क्या होगा, निकल तक क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल हुआ और जो जड़ की वैल्यू है और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लगभग बराबर हो जाते हैं।
मतलब कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और जो साइज है वो क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। बट फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन, जब फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, टोटल 10 हो सकते हैं ना, जब फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बिकम मच पावरफुल। भी जो प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बेचारा उतना ही बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ता जा रहा है। बट जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहता है कि शील्डिंग इफेक्ट एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते कॉपर और जिंक पे शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट कम, रिपल्शन वाला इफेक्ट ज्यादा, और साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखा ना यहाँ पे स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज हुआ, फिर साइज कांस्टेंट रहा, फिर साइज बढ़ गया। और वो क्यों बढ़ा, वो अलग अलग इफेक्ट की वजह से। स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि यहाँ पर जब इनर इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो जो न्यूक्लियर पावर थी, न्यूक्लियर चार्ज था वो स्ट्रॉन्ग था। फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज और जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट था वो कांस्टेंट सा हुआ। और फिर लास्ट में जब इनर इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़े तो शील्डिंग जो इफेक्ट था वो पावरफुल हो गया, रिपल्शन बढ़ा और उसकी वजह से जो साइज था वो इंक्रीज हो गया। तो ये था कंप्लीट साइज के ऊपर। इसको आप बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे, ठीक है, कहीं पर भी हमने रट्टा नहीं मारना, पूरी इनऑर्गेनिक का साइज आपको क्लियर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयोनिक रेडियाई कि आयोनिक रेडियाई क्या होती है, कटायन और अनायंस की रेडियाई क्या होती है, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।